हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग हेल्दी हैं। और आज का ये वीडियो मेस्टाइटिस प्रिवेंशन के ऊपर है। मेस्टाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो हर एक फार्मर चाहता है कि उसके फार्म पर कभी ना आए या कम से कम आए। और ये जब भी काउस में आती है तो फाइनेंशियल लॉस भी होता है, उसकी ट्रीटमेंट का खर्चा आता है, दूध का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। और कई बार अगर ये सही समय पे इसका इलाज ना हो तो ये गाय के थनों को खराब भी कर देता है। और उससे भी भयंकर बात है कि ये एक गाय से दूसरे गाय को भी हो सकता है। तो इसलिए सही समय पे मेस्टाइटिस का प्रिवेंशन करना या ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एक स्टडी जो यूएस और यूरोप में की गई जिसमें टीट एंड कंडीशनिंग और नए मेस्टाइटिस केसेस का एक रिलेशन आपस में चेक किया गया। आपकी स्क्रीन पे अभी टीट्स के 4 अलग अलग तरह की कंडीशंस दिखाई गई हैं। स्कोर 1 से लेके स्कोर 4 तक। स्कोर 1 सबसे बढ़िया स्कोर है और स्कोर 4 सबसे खराब स्कोर है। तो स्टडी ये बोलती है कि अगर हमारे फार्म पर जो गाय स्कोर 1 वाली हैं उनको 1% चांसेस है या उनमें से 1% गाय को मेस्टाइटिस होने के चांसेस है। और जिनका स्कोर 2 है उनको लगभग 4% या 3.9% काउस को मेस्टाइटिस होने के चांसेस हैं। जिन गाय का स्कोर 3 है वो 6.1% काउस उनमें से इन्फेक्ट हो सकती हैं। और जिनका स्कोर 4 है वो 12.5% उनमें से गाय जो है वो मेस्टाइटिस से ग्रसित हो सकती है। तो ये स्टडी बहुत क्लियरली हमें बताती है कि गाय के थनों की जो कंडीशन है वो जितनी सही होगी मेस्टाइटिस का खतरा उतना ही कम होगा। तो आगे इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा डिस्कशन इसी के ऊपर करेंगे कि टीट एंड कंडीशनिंग कैसे बेहतर रखी जाए, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और एक ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है वो ये बोलता है कि किसी अच्छे फार्म पर कम से कम 90% काउज ऐसी होनी चाहिए जिनका स्कोर 1 और 2 के बीच में हो। 3 और 4 या तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो मैक्सिमम 8-10% गायें हों, उससे ज़्यादा कभी भी ना। अगर इससे ज़्यादा गायें हैं तो हमारे फार्म पर प्रैक्टिसेस गलत हैं। तो सबसे कॉमन कौन सी चीज़ें हैं जो टीट एंड कंडीशनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनके कारण जो थनों की कंडीशनिंग है वो सही या खराब हो सकती है। उसमें सबसे पहले आता है वैक्यूम लेवल। क्लस्टर में जो वैक्यूम लेवल है उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो टीट एंड्स खराब होंगे, अगर वो ज़रूरत से कम होगा तो ठीक तरह से मिल्किंग नहीं हो पाएगी, अंदर दूध छूट जाएगा, वो भी मेस्टाइटिस का रीज़न है। तो इसलिए 36 टू 40 kPa के बीच में क्लस्टर के अंदर का जो वैक्यूम लेवल है वो होना चाहिए। ये डिपेंड करता है हमारा फार्म पार्लर जो है वो हाई लाइन है, लो लाइन है, या हमारे पास ब्रीड कौन सी है। एचएफ और जर्सी गाय के लिए वैक्यूम लेवल थोड़ा कम रखा जाता है, देसी गाय के लिए वैक्यूम लेवल थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है। तो ये जिनकी मशीन आप यूज़ कर रहे हैं उनसे ज़रूर डिस्कस करिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें है कि जो लाइनर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए। लाइनर इकलौती ऐसी चीज़ है जो गाय के थनों को टच करती है। सो लाइनर अगर हमारे हार्ड हैं या अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं तो वो टीट्स को ख़राब करते हैं। फिर लाइनर्स एक रबर की बनी हुई चीज़ है, जैसे गाड़ी के टायर, वो भी हमें कुछ किलोमीटर चलने के बाद बदलने पड़ते हैं, या इवन हम गाड़ी कम चलाते हो फिर भी कुछ सालों के बाद वो बदलने पड़ते हैं क्योंकि उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। उसी तरह से जो लाइनर्स हैं वो या तो 2500 मिल्किंग्स या 6 महीने, इनमें से जो भी पहले हो जाए वो लाइनर बदल लेनी चाहिए। अगर हम लाइनर को सही समय पे नहीं बदलेंगे उनमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे या वो हार्ड हो जाएंगे, अल्टीमेटली वो टीट्स को खराब करेंगे। उसके बाद मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जो था कि मिल्किंग रूटीन्स कैसे होने चाहिए। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि हमें सही मिल्किंग रूटीन्स फॉलो करनी चाहिए थनों की अच्छी कंडीशनिंग के लिए। तो उसमें सबसे पहले चीज़ आती है कि
पार्लर में आपने मिल्किंग करने से पहले, गाय को पार्लर में लाने से पहले जो भी ज़रूरी सामान आपको चाहिए, वो आप पार्लर में ला के रखिए। वैक्यूम लेवल चेक कर लीजिए। ऐसा ना हो कि गाय आके वहाँ खड़ी है और उसके बाद आप अपनी सारी चीज़ें, ज़रूरत वाली चीज़ें आप वहाँ पर अरेंज कर रहे हैं, उससे गाय को नुकसान होता है। तो आपका सामान पहले से पार्लर में हो, ये सबसे पहली चीज़ है। और वैक्यूम लेवल चेक कर लेना चाहिए। दूसरे, फिर हर एक गाय को हमें स्ट्रिपिंग करके चेक करना चाहिए, और वो स्ट्रिपिंग हमेशा 4 कप में ही करनी चाहिए, सॉरी स्ट्रिप कप में ही करनी चाहिए। वो कभी भी स्ट्रिपिंग ज़मीन पे नहीं गिरानी चाहिए, क्योंकि अगर वो दूध इन्फेक्टेड है तो उसके बाद जो दूसरी गाय आएगी, वो इन्फेक्शन दूसरी गाय को हो सकता है। तो स्ट्रिप कप में हमेशा आप चेक करिए कि गाय का दूध ठीक है या नहीं। अगर आपको दूध में उसके क्लॉट्स मिलते हैं, वो जो कि मास्टाइटिस की एक निशानी है, तो उसका दूध सेपरेट करिए और उस गाय का ट्रीटमेंट शुरू करिए। अगर दूध नॉर्मल है तो आपने एक सही तरीके से जो मिल्किंग करनी चाहिए, वो हमें शुरू कर देनी चाहिए। थर्ड पॉइंट जो आता है वो है कि स्ट्रिपिंग के साथ इमीडिएटली हमें उसके थनों को पोंछ लेना चाहिए। नॉर्मली मिल्किंग करने से पहले जो हम प्री डिप सॉल्यूशन लगाते हैं, वो लगभग 30 सेकंड तक लगा रहना चाहिए, और उसके बाद हमें वो पोंछना होता है। तो जो स्ट्रिपिंग का काम और पोंछने का काम, ये एक साथ कर लेना चाहिए। आप चाहे तो पहले स्ट्रिपिंग करें, चाहे तो पहले पोंछ लें, लेकिन इन दोनों में गैप नहीं होना चाहिए। ये एक साथ करिए। इन दोनों को लगभग 10-15 सेकंड का टाइम लगेगा। उसके बाद ऑलमोस्ट 40-50 सेकंड के लिए आप गाय को छोड़ दीजिए, जिसमें कि उसका लेट डाउन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। दूध उसके अडर में से उतर के उसके थनों में आ जाएगा, और दैट इज द राइट टाइम जब आपने क्लस्टर लगाना है। जब आपने क्लस्टर लगा दिया, फिर आपने सिंपली मॉनिटर करना है कि फ्लो आ रहा है और मिल्किंग सही से हो रही है या नहीं। अगर हम इस प्रैक्टिस को यूज़ करेंगे, इस प्रैक्टिस से गाय का दूध जल्दी से निकलेगा, गाय को तकलीफ भी नहीं होगी, और क्योंकि हमारा क्लस्टर अटैचमेंट टाइम कम रहेगा, तो टीथ की कंडीशनिंग इससे इम्प्रूव हो जाती है। कभी भी ओवर मिल्किंग नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गाय का दूध नहीं निकल रहा लेकिन क्लस्टर फिर भी अटैच किया हुआ है। नॉर्मली ये मैनुअल केस में होता है। जब हम मैनुअल मोड में मिल्किंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्लस्टर उतरता नहीं, और दूध निकलने के बाद भी क्लस्टर लगा रहता है, जो कि गाय के लिए पेनफुल भी है, और उसकी टीथ कंडीशनिंग को वो खराब भी कर रहा है। सही तरीके से क्लस्टर उतारना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत एंगल में खींच के उतार लिए। शट ऑफ वॉल्व उसका जो है वो ऑपरेट करने के बाद ही क्लस्टर नीचे को खींचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदर पूरा वैक्यूम बना हुआ है और वैक्यूम के साथ ही हम क्लस्टर अगर नीचे खींचेंगे, तो भी गाय के टीथ्स खराब होते हैं। तो हमेशा, अगर वो ऑटोमेशन वाला पार्लर है, वो तो ऑटोमेटिकली क्लस्टर उतारेगा वैक्यूम बंद करके। अगर मैनुअल मोड में आप मिल्किंग कर रहे हैं, तो शट ऑफ वॉल ऑपरेट करिए ताकि उसका वैक्यूम क्लस्टर में ख़त्म हो जाए, और उसके बाद आप क्लस्टर को सीधा नीचे खींच के उतार सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जैसे ही क्लस्टर उतर गया, मिल्किंग पूरी हो गई, इमीडिएटली पोस्ट डिप सॉल्यूशन अप्लाई करना चाहिए, ताकि उसके थनों के ऊपर एक बैरियर बन जाए और उसके टीथ कैनाल एंट्री में कोई बैक्टीरिया एंटर ना हो सके। मिल्किंग होने के बाद गाय के लिए फीड रेडी होनी चाहिए, ताकि जब वो अपने शेड में जाए, वो फीड देख के फीड खाने के लिए खड़ी रहेगी, और लगभग 20-30 मिनट के लिए वो फीड खाएगी, तो उसके जो टीथ कैनाल एंट्री ओपन थी, वो अपने आप क्लोज भी हो जाएगी। उसके बाद अगर वो बैठ भी जाती है, तो मास्टाइटिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो ये हमेशा एक होना चाहिए कि गाय जब मिल्किंग के बाद वापस जाए, खाने के लिए फीड उसकी हमेशा रेडी होनी चाहिए। मिल्किंग कंप्लीट होने के बाद हमें पूरे पार्लर की क्लीनिंग करनी होती है, जिसमें पहले तो CIP है, जो मिल्क लाइन को अंदर से पूरा क्लीन करती है, और उसके अलावा जो गाय का खड़े होने का एरिया है, जहाँ पे गाय खड़े होती है और हम मिल्किंग करते हैं, वो फ्लोर, स्टॉलिंग, वो भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब गाय वहाँ आए तो उसको हाइजीनिक प्लेस मिले, ना कि गंदगी से भरी हुई स्पेस मिले, क्योंकि बैक्टीरिया गंदगी में ही पनपता है। तो जितना हम हाइजीनिक एरिया रखेंगे, साफ सुथरा एरिया रखेंगे, उतने बैक्टीरिया के ग्रो होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
देन मिल्क जैसे ही निकलता है उसको हमें 4 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करना चाहिए बल्क मिल्क कूलर में, ताकि दूध की क्वालिटी मेंटेन रहे। और हमेशा मिल्किंग होने के बाद आप हर एक गाय का डेटा चेक करिए। अगर आपका ऑटोमेशन वाला पार्लर है तो आपके सॉफ्टवेयर में दूध का डेटा आएगा। आप चेक करिए कि हर एक गाय का जितना दूध एक्सपेक्टेड था वो आया या नहीं आया। अगर ऑटोमेशन वाला पार्लर नहीं भी है तब भी मैनुअली आप कहीं उसको जो रिकॉर्ड रखते हैं वो कंपेयर करिए कि हर मिल्किंग के बाद काऊ ने पूरा दूध दिया या नहीं दिया। जिस गाय का दूध कम आया है वो चेक करिए वो क्यों कम आया है। हो सकता है वो हीट में हो, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग, लेकिन अगर वो हीट में नहीं है फिर भी उसका दूध कम आया है तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ये सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस की शुरुआत तो नहीं हो रही, या ऐसा तो नहीं कि उसकी मिल्किंग ही पूरी नहीं हुई, या उसको कोई और प्रॉब्लम है जिसके कारण उसने दूध कम दिया। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये 12 गोल्डन रूल्स हैं जो मिल्किंग में, आपका किसी भी तरह का पार्लर हो, ये 12 रूल्स हमेशा फॉलो करने चाहिए। अगर हम सही तरीके से गाय को प्रिपेयर करते हैं क्लस्टर लगाने से पहले, तो हमारा दूध निकालने का जो टाइम है वो भी कम लगता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि अगर एक टाइम पे गाय का दूध 8 से 10 केजी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट या 3.5 मिनट लगने चाहिए। हमने बहुत सारे फार्म्स पे ये प्रैक्टिसेस शुरू करवा के उनका मिल्किंग ड्यूरेशन कम किया है और उनकी टीट एंड कंडीशनिंग इम्प्रूव भी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम काऊ को प्रॉपरली प्रिपेयर करें क्लस्टर लगाने से पहले। 8-10 केजी की जगह अगर गाय इवन एक टाइम पे 20 केजी दूध भी दे रही है तो भी वो 5-5.5 मिनट में मिल्किंग हो जानी चाहिए, और हो सकती है। ऐसा हर जगह पॉसिबल है जहां भी हमने ये प्रैक्टिसेस इंप्रूव की हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपके मिल्किंग का ड्यूरेशन ज़्यादा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर तो ये 12 गोल्डन रूल से आपके वो ड्यूरेशन कम हो जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल चेक कि क्या रीज़न है और उसके लिए जो भी कोई करेक्टिव एक्शन प्लान चाहिए होगा वी कैन सजेस्ट दैट। उसके बाद मेस्टाइटिस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है सही पल्सेशन। पल्सेशन का मतलब ये है कि हम कोई लगातार गाय का दूध खींच नहीं रहे उसके थनों में से वैक्यूम से। हम वैक्यूम ऑन ऑफ, इसको पल्स पल्स बोला जाता है। हर 1 सेकंड में एक पल्स है, यानी कि हर 1 सेकंड में लाइनर्स एक बार प्रेस हो रहे हैं और एक बार खुल रहे हैं। जब लाइनर खुलते हैं उस समय गाय के थन में से दूध निकल के मिल्क लाइन में जाता है, और जब लाइनर्स क्लोज होते हैं वो एक तरीके से गाय के थनों पे एक प्रेशर बिल्डअप करता है थोड़ी देर के लिए, और ये 1 सेकंड में एक पल्स होनी चाहिए। अगर ये पल्स हमारी सही नहीं है, नंबर ऑफ पल्सेस 1 मिनट में 60 से कम या 60 से ज़्यादा है, तो जिस भी मैन्युफैक्चरर की आप मशीन यूज़ कर रहे हैं आप उनको चेक करने के लिए बोलिए। इसके जो फेजेस दिखाए गए हैं, फेज ए, फेज बी, फेज सी एंड फेज डी, इन चारों को मिला के एक पल्स बनती है। फेज ए का मतलब है कि लाइनर ओपन होना शुरू हुआ है, और फेज बी का मतलब है कि लाइनर अब पूरा खुल चुका है और अब दूध थन में से मिल्क लाइन में जाएगा। फेज सी का मतलब है कि अब लाइनर क्लोज होना शुरू हो गया, और फेज डी का मतलब है कि लाइनर पूरी तरह से क्लोज है। तो ये एक बेसिक ग्राफ के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पल्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पल्सेशन के जो 4 हिस्से हैं वो कैसे कैसे होने चाहिए। तो अपने मशीन्स की मेंटेनेंस बिल्कुल टाइम पर करवाइए, स्पेशली वैक्यूम लेवल और पल्सेटर्स का। नेक्स्ट जो है, अगर हमारे फार्म पर या हमारी मिल्किंग मशीन्स में पल्सेशन सही नहीं हो रही, या फिर वैक्यूम लेवल सही नहीं है, या कोई और मैकेनिकली कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके सिम्टम हमें गाय बता देती है। कैसे? क्योंकि अगर कोई भी सेटिंग ठीक नहीं है, वैक्यूम लेवल ज़्यादा है या कम है, गाय को खड़े होने के लिए सही जगह नहीं मिल रही, या उसको वहाँ पर कोई और कोई चीज़ तंग कर रही है, तो वो टिक के खड़ी नहीं होगी। वो अपने पैर उठा के दूसरी जगह पे टैपिंग करती रहेगी। टैपिंग का मतलब है कि वो आसानी से खड़ी नहीं हो पा रही, या उसके थनों पे अगर वैक्यूम लेवल बहुत ज़्यादा है तो वो
किक करके क्लस्टर को उतारने की कोशिश करेगी। जब क्लस्टर उतर रहा है और उस समय अगर उसके थनों का रंग लाल या नीला हो रहा है, ये भी शो करता है कि वैक्यूम लेवल बहुत ज्यादा है। क्लस्टर उतरने के बाद जो उसकी टीथ एंड की ओपनिंग है, वो अगर 1 mm से ज्यादा है, ये शो करता है कि हम बिना जरूरत के क्लस्टर लगा के बैठे हुए थे। एक्चुअली गाय की मिल्किंग पहले खत्म हो चुकी थी। अगर सही तरीके से मिल्किंग हो तो क्लस्टर उतरने के बाद टीथ एंड अपने आप क्लोज हो जाता है और वो ओपनिंग जो है 1 mm से छोटी ही रहती है। यहाँ हमारी मिल्किंग का ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा है। जैसे 10 kg के लिए मान लीजिए 4 मिनट से भी ज़्यादा लग रहे हैं, तो भी हो सकता है कि हमारी मशीन का कोई प्रॉब्लम हो, ठीक तरह से मिल्किंग ना हो रही हो। इसके अलावा जो मिल्क ट्यूब्स होती हैं उनकी अगर पोजीशन सही नहीं है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो सही समय पे मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास बैच पार्लर यानी कि हेरिंगबोन पार्लर हो सकता है, मिड लाइन पार्लर हो सकता है, रोटरी हो सकता है, फुली ऑटोमेटिक रोबोटिक मिल्किंग सिस्टम हो सकता है। उसकी सही समय पे सीआईपी होनी ज़रूरी है, यानी कि हर मिल्किंग के बाद बैच पार्लर में एक सीआईपी होती है। सीआईपी का मतलब है क्लीनिंग इन प्लेस, जिसमें कि जिन जिन पाइपलाइन से दूध निकला है वो पाइपलाइंस अब क्लीन होनी चाहिए। तो उसका भी एक जो प्रोसीजर है वो फॉलो होना चाहिए। सही टेम्परेचर पानी का होना चाहिए, सही केमिकल्स होने चाहिए। नॉर्मली जो सीआईपी है उसके 3 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है प्री रिंस, जिसमें कि गुनगुना पानी होता है और उसको सर्कुलेट किया जाता है। उससे जो उसके अंदर बचा हुआ दूध जो पाइपलाइन को चिपका होता है वो एक तरीके से उतर जाता है। फिर हॉट वाटर लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पे केमिकल्स के साथ पानी सर्कुलेट किया जाता है पाइपलाइन में से। तो जो भी अंदर बैक्टीरिया है पाइपलाइन के अंदर, वो उससे ख़त्म हो जाता है। और अगर बाई चांस कुछ दूध के पार्टिकल जो गुनगुने पानी से नहीं निकले थे, वो इससे निकल जाते हैं। फिर लास्ट में एक पोस्ट रिंस सेशन होता है, जिसमें सादा पानी पूरी पाइपलाइन में से फिर दोबारा सर्कुलेट किया जाता है, ताकि केमिकल के कोई ट्रेसेस अंदर ना रह जाए। तो इस तरीके से ये एक स्टैंडर्ड सीआईपी प्रोसीजर है। कुछ जो बड़े प्लांट्स हैं वहाँ पे इसके अलावा 1 या 2 और सेशंस भी होते हैं, जिसमें कि स्टरलाइजेशन की जाती है, या वो प्री रिंस को ही 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे फार्म पर मिल्किंग कितनी लंबी है और हम अपनी क्या प्रैक्टिस रखना चाहते हैं। इसके अलावा सीआईपी के अलावा भी फार्म पर जो बाकी की क्लीनिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ताकि काऊ जहां पर भी आके खड़ी हो उसको गंदगी में ना रहना पड़े। बहुत बहुत समय पहले एक 5 पॉइंट प्लान तैयार किया गया था मैस्टाइटिस से बचने के लिए, और वो प्लान आज भी कामयाब है। इस अभी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये वही प्लान है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, स्मॉल प्रैक्टिसेस, लेकिन बहुत ही कारगर है। सबसे पहली चीज है कि हमारा फार्म हाइजीनिक होना चाहिए। फार्म में पार्लर भी है, फार्म में बान भी है जहाँ गाय जो है वो 20-22 घंटे के लिए रहती है। तो वो सारा एरिया साफ सुथरा रहना चाहिए। बान में सही समय पे उसकी डंग की क्लीनिंग होनी चाहिए, स्क्रैपिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो 20 घंटे गोबर में ही घूम रही है। उसी तरह से पार्लर में भी क्लीनिंग होनी चाहिए। हमारी मशीन्स की टाइमली मेंटेनेंस होती रहनी चाहिए, क्योंकि जिस भी मैन्युफैक्चरर का पार्लर है उनको सही समय पे उसके पैरामीटर चेक करके आपको बताने चाहिए कि पल्सेशन सही है या नहीं, वैक्यूम सही है या नहीं। उसके अलावा और भी कई तरह के पैरामीटर होते हैं, वो सब सही काम कर रहे हैं या नहीं। प्री डिप एंड पोस्ट डिप जो सॉल्यूशंस हैं वो यूज़ करने चाहिए, और वो जो अप्रूव्ड सॉल्यूशंस हैं वही यूज़ करने चाहिए। अपने आप से कोई लोकल से मेरा मतलब है कि बिना जानकारी के सॉल्यूशन यूज़ नहीं करने चाहिए। जो अप्रूव्ड सॉल्यूशंस है उनको यूज़ करोगे तो मैस्टाइटिस से भी बचाव रहेगा, और गाय की स्किन को भी या टीट्स की स्किन को भी नुकसान नहीं होगा। और फिर भी अगर किसी गाय का मैस्टाइटिस पकड़ में आ गया है तो इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, और उस गाय को सेपरेट कर लेना चाहिए बाकी काऊ से, ताकि वो फैल के दूसरी गाय में ना जाए। और मैस्टाइटिस के ट्रीटमेंट का एक पार्ट ड्राई काऊ थेरेपी भी है।
ये थोड़ा-सा मेडिकल साइड का विषय है, तो इसको किसी और समय हम डिस्कस कर सकते हैं। बट ये 5 पॉइंट्स हैं, जो कि मास्टाइटिस प्रिवेंशन के लिए ग्लोबली यूज़ किए जाते हैं। तो इनको आप हमेशा अपने टिप्स पर रखिए। सो अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, सही टाइम पे मेंटेनेंस, हाइजीन, सही मिल्किंग रूटीन्स और गाय का अपना ध्यान रखते हैं, तो काफ़ी हद तक मास्टाइटिस हमारा प्रिवेंट हो जाएगा, जो हमारा नुकसान होने से बच जाएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है या आपकी कोई भी फीडबैक है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।